जो औरों जैसे हैं, वे मौलिक कैसे होंगे भला? क्या तुम चाहते हो कि मेरा रचयिता कभी कुछ सोचे ही नहीं, कुछ अलग करने को? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि बजाज और स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की ओर से एक दुनिया ऐसी भी श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। यह श्रृंखला इसी नाम से प्रकाशित एक पुस्तक से प्रेरित है, जिसमें बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं वाले 62 माता-पिता और केयर गिवर्स ने अपने अनमोल अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है। यह किताब हमें ये है वह किताब। यह किताब हमें ये समझने में सहायता करती है कि कैसे समाज, परिवार और खुद के भीतर की चुनौतियों के बीच ये माता-पिता अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच डॉक्टर तुषार गर्गे, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मिता, छोटे भाई शशांक, बेटा कौस्तुभ और बिटिया कौशिका मौजूद हैं। डॉक्टर गर्गे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर तुषार, एक दुनिया ऐसी भी किताब में हमारा देव मानुष शशांक नाम का अध्याय इन्होंने लिखा है। डॉक्टर तुषार, आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर तुषार गर्गे है। मैं वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय बड़ौद में प्राणी शास्त्र विषय का सहायक प्राध्यापक हूँ। एक मराठी साहित्य के विद्वान प्रोफेसर के घर में हमने जन्म लिया। 3 भाई थे हम, पीयूष, तुषार और शशांक। शशांक 1981 में आज मतलब 11 मई को ही, आज उसका बर्थडे भी हम मना रहे हैं, और 11 मई को उसने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जैसा कि सभी जगह होता है, पहले 3 साढ़े 3 साल तक तो इस बात का कतई पता नहीं चला कि शशांक सामान्य नहीं है। तो घर का सबसे छोटा बच्चा होने के लायक जो भी उसके लाड़ थे वो अतिरिक्त मात्रा में उसको नसीब भी हुए और सभी का प्यार भी उसको मिला। लेकिन जैसे जैसे उसका असामान्य होना हम सबकी समझ में आने लगा, वैसे वैसे हमें ये लगा कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कैसे दिया जाए, इसके बारे में हमारा जीवन अपने आप ही फोकस पर जाने लगा। क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं होता है, केस टू केस इनसे जो बिहेवियर है वो वेरी करना चाहिए। और इसी तारतम्य में पहले मेरे पेरेंट्स, फिर मैं, फिर मेरा परिवार इस स्थिति से डील करना धीरे धीरे सीखता चला गया और हमने शशांक का जीवन कैसे और अच्छे से अच्छा हम डेवलप कर पाएँ, इस फोकस पर अपने आप को डेवलप किया। उसी का नतीजा है कि आज हम आपके सामने ये बात कर पा रहे हैं। तो एक अच्छे परिवार, एक अच्छा परिवेश और एक अच्छा व्यवहार यदि इन बच्चों को मिले तो इनके व्यवहार में निश्चित ही हम सामान्य तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सामान्य के करीब हम ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, ये हम सबका मानना है। बहुत सही कहा डॉक्टर तुषार आपको, और शशांक को हम सब की तरफ से जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू बोलो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम शशांक। डॉक्टर तुषार, इस किताब में का हिस्सा बनने के लिए आपको कैसे विचार आया? जी, 2015 से मैं इंदौर आया हुआ हूँ और 2015 से मैंने इसे रिहेबिलिटेशन के कार्य के लिए इंदौर सोसाइटी ऑफ मेंटली चैलेंज्ड संस्था में दाखिला दिलाया हुआ है। ये रोज़ सुबह वहाँ जाता है, दिन भर अपना व्यतीत करता है और शाम को वापस आता है। तो इसी तारतम्य में वहाँ के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य थे वो सब घनिष्ठ मित्र परिचित तो थे ही, लेकिन उसमें भी रविंद्र जी दुबे, उनके लगातार ये आग्रह रहे कि आप अपना अनुभव लिखिए, साझा करिए। तो पहले तो 3-4 महीने काम में व्यस्तता के चलते मैं उनके
अनुरोध पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन जब बार-बार उन्होंने आग्रह किया, तो फिर मैंने अपने काम से समय निकाल कर रात को 10 बजे से लेके 3 बजे तक अपने व्हाट्सएप में हिंदी बोल-बोल के इस आर्टिकल को टाइप किया और उनको पहुँचाया। उसके बाद उनका अभिप्राय बहुत अच्छा आया और इसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा कि शशांक की केस उन्होंने दुनिया के सामने लाने में हमें प्रेरणा भी दी और हमारी मदद भी की। जी, बिल्कुल, मैंने ये किताब पढ़ी है और मैं दर्शकों को एक बार फिर से इस किताब का जी, मैं भी रेफ़रेंस दिखा देता हूँ। दिखाना चाहूँगी। जी, और ये किताब पढ़कर वाक़ई में आपको समझ में आता है कि किन-किन आम माता-पिता से हटकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को जिनके बच्चे या परिवार के सदस्य न्यूरो डाइवर्जेंट हैं और इसको समझना एक बाकी साधारण दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है। जी। जी, डॉक्टर तुषार बचपन में जब आप अपने छोटे भाई शशांक को खुद से और अन्य बच्चों से भिन्न पाते थे, तो आप कैसा महसूस करते थे और इस भिन्नता से आपने कैसे सामंजस्य बनाना सीखा? जी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 3 साढ़े 3, 4 साल तक उसकी असामान्यता का बहुत अच्छे से किसी को भी पता नहीं था। पर ये लगता था कि घर का सबसे छोटा बेटा होने के कारण वो अति लाडला है और अति लाडले होने के कारण वो ऐसी असामान्य हरकतें करता है। तो पहले 3 साढ़े 3 साल तक तो इस तरह का कोई भी टेंशन हम लोगों में से किसी ने भी नहीं लिया था। जब साढ़े 3 4 साल के बाद बाबा को किन्हीं डॉक्टर्स ने कहा कि ये असामान्य लग रहा है, आप इसकी चेकअप कराइए। उसके बाद भी 2-3 साल चूँकि हमारी बुआ इसे असामान्य बिल्कुल भी नहीं मानती थी, मैंने आर्टिकल में इस बात का ज़िक्र भी किया है। तो इस तरह की कोई भी स्थिति हम लोगों ने फेस ही नहीं करी। हाँ, 7 साल की उम्र के बाद धीरे-धीरे इसकी असामान्यता जब बढ़ती चली गई, तब हमें इस बात की चिंता हुई कि कहीं न कहीं हमें अब इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो शुरुआत में तो मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि आई-बाबा ही सब कुछ मैनेज भी कर लेते थे और देख भी लेते थे। लेकिन एक बार इसने जो स्कूल छोड़ कर के बस में बैठ कर के भागने की हरकत की, उसके बाद हम दोनों भाइयों की समझ में आ गया कि नहीं, अब हमें इस पर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और उस दिन के बाद मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों हम अपनी-अपनी ड्यूटीज़ बाँध लेते थे कि आज मेरा ये पीरियड खाली है, मैं जाके शशांक को स्कूल में देख आऊँगा, आज तुम्हारा पीरियड खाली है तो तुम जाके देख आना। तो इस तरीके से हमने इसको इसके स्कूल जीवन में सँभाला है। इसका जो टाँगे वाला चाचा था, वो भी बहुत संवेदनशील था और वो इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि ये इस तरह की कोई असामान्य हरकत उसकी उपस्थिति में ना कर दे। तो ऐसे लोगों के सहयोग से इसको हम पटरी पर तो नहीं ला पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा असामान्य होने की तरफ भी नहीं ले जा पाए और यही हमारी उस समय की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन 5वीं के बाद धीरे-धीरे इसने अपने क्लासमेट्स को डिस्टर्ब करना शुरू किया और तब तक इसकी असामान्यता का काफ़ी कुछ पता चल चुका था। केईएम में इसका चेकअप हो गया था, ये पता चल गया था कि इसका आईक्यू ठीक नहीं है और इससे मेंटल एज और फिज़िकल एज में हमेशा इसका एक बड़ा अंतर बना रहेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर अपनी मानसिकता को इस हिसाब से ढाला कि कोई न कोई एक इसके साथ हमेशा बना रहता था। इसे हम हमेशा उसी जगह पर ले जाते थे, जिस जगह पर ये कंफर्टेबल फ़ील करे और ज़रा-सा भी अनकम्फ़र्ट होने का यदि अंदेशा है, तो ऐसी जगह हम उसको ले जाना अवॉइड करते थे। तो इस तरीके से हमने धीरे-धीरे इस स्थिति से सामंजस्य बैठाया और शशांक का अच्छे से अच्छा ख्याल कैसे रखा जाए, इस स्थिति को सुनिश्चित किया। जी। स्मिता जी जैसे कि हम जानते हैं आप एक प्राइमरी टीचर हैं। जी। आप माता-पिता का अपने न्यूरो डाइवर्जेंट संतान के प्रति स्नेहवश अतिरिक्त धैर्य रखना बहुत स्वाभाविक होता है। हालाँकि वे भी कई बार हताश हो जाते हैं। लेकिन आपका कहना है कि शशांक आपके परिवार का बड़ा बच्चा है। जी, जी। आपने तुषार जी से विवाह के समय कैसे खुद को इस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार किया? एक्चुअली विवाह के पहले ही जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उसी टाइम इनने मुझे स्पष्ट रूप से कह दिया था कि
शशांक की स्थिति के बारे में बता दिया था और उनने ये कहा था कि इसको अपन को घर के पहले बच्चे की तरह ही जीवन भर संभालना है। तो इस स्थिति को मैंने स्वीकारा और विवाह के बाद सास ससुर जो है आई बाबा के हिसाब से, आई बाबा को मैं देखती थी वो कैसे इसको संभाल रहे हैं, उनके गाइडेंस में समझ में आया कि इसे कैसे संभाला जाता है और धीरे धीरे समझ में आ गया कि इन बच्चों को कैसे संभालना चाहिए। और पर आई बाबा जाने के बाद मेरे पेरेंट्स जो है उनने भी मेरा भरपूर साथ दिया उसको संभालने में। वैसे तो इसका ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपना काम सभी खुद अपना स्वयं कर लेता है, कुछ उसको विशेष करना नहीं पड़ता हमें। सब घर के काम भी थोड़े बहुत मदद घर में भी कर देता है, अपने स्वयं के काम भी कर लेता है वो। बट थोड़ा बहुत उसमें ये रहता है कि उसको खाने के नहीं मांगता, कभी भी उसका ध्यान इतना रहता है कि उसको खाने की चीज़ें नहीं मांगता है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसको टाइम टू टाइम खाना दे दें। वो खाने की चीज़ें नहीं माँगेगा और उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि हमें कितना खाना है, ना ही खाना खाने के लिए कितना ही आप दे देंगे वो खाएगा, मना कभी भी नहीं करेगा। तो इसलिए सिर्फ़ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कब और कितना खाना है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी ऐसा विशेष उस पे कोई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपना खुद ही व्यवस्थित ध्यान रखता है। सिर्फ थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जब मेरे मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद और फिर इनका आगर में जब इनकी पोस्टिंग हो गई थी, तब थोड़ा परेशानी हुई थी क्योंकि वो पूरा इन पे डिपेंडेंट था। पर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो ट्रेनिंग के द्वारा थोड़ा उसका फोकस मेरे साइड शिफ्ट किया गया। अब उसके कारण बहुत हेल्प मिल गई है, जिसके कारण अब अच्छे से सब संभाल रहे हैं, अब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप एक तरह से उनकी माँ समान है, तो आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में स्मिता जी आपको भी स्पेशल हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, सेम टू यू मैम। थैंक यू। डॉक्टर तुषार, आपने किताब में ये लिखा है कि आपके आई बाबा ने शशांक के लिए जांच से जो भी सलाह मिलती गई वो पूरी करने के प्रयास में लगे रहे कि किसी तरह से स्थिति कुछ सामान्य हो सके। उन्होंने बहुत संतों महात्माओं की भी बातें मानने की कोशिश की, लेकिन उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। आपके अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने शशांक का जीवन संवारने में कितना महत्व दिया है? इस बात का जवाब थोड़ा क्लिष्ट है, जी, क्योंकि आप किन्हीं पेरेंट्स की मानसिकता से देखेंगे तो असामान्य होना उनके लिए सबसे बड़े संताप का भी कारण होता है और वो सबसे बड़ा मनस्ताप जीवन भर पालते हैं कि हमारा बच्चा सामान्य नहीं है। हम जब तक हैं तब तक तो ठीक, लेकिन इसके बाद हमारे बाद इसका क्या होगा, ये सभी की लगभग चिंता होती है। लेकिन कर्मण्यवादी कारस्ते वाला जो सिस्टम हमारे समाज में है, उसके तहत हमें अपने कर्मों से भी जितने सुधार की कोशिश हो सकती है उतनी करनी चाहिए। तो पापा मेरे बुरहानपुर में एक गृहस्थ संत के रूप में जाने जाते थे, तो उनके बहुत सारे संतों से महात्माओं से लगातार संपर्क बनते थे और जब भी वो शशांक के बारे में किसी संत महात्मा से चर्चा करते थे तो उनकी तरफ से नेचुरली कोई ना कोई रेमेडी बताई जाती थी। तो मेरे पापा ने कभी इस विचार के साथ कि ये सफल होगी नहीं होगी क्या होगा, ये विचार किए बगैर वो सारी चीज़ें शशांक के लिए करने का प्रयास किया जो उसे ठीक करने के रास्ते ले आ सकती है। इवन मेरी माता जी का भी भोपाल के एक ज्योतिषी पर बहुत विश्वास था, तो वो भी जब शशांक को लेकर के भोपाल में जाती थी मोसेरे भाई के यहाँ, तो वो ज़रूर उनसे एक दो बार मिलती थी और पूछती थी कि इसका क्या होगा आगे, और वो लगातार ये सलाह देते थे कि ये सामान्य हो जाएगा, इस महीने के बाद इसका अच्छा विकास दिखेगा आपको। हालांकि जितना होना था उतना तो हुआ ही, लेकिन उसके आगे सामान्यता के स्तर पर वो आज तक नहीं आ पाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब प्रयास करते हुए भी उन्हें ये पता था कि जब तक इसके डॉक्टरी इलाज नहीं होंगे तब तक इसके बारे में सामान्य होने की अवधारणा नहीं बनाई जा सकती। और इसलिए शुरुआत हमने की थी KEM हॉस्पिटल बॉम्बे से इसको दिखाने की, उसके बाद नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल, भोपाल, इसके अलावा इंदौर,
ये सारे शहरों के जितने भी बड़े बड़े उस समय के साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, पेडियाट्रिशियंस ये थे, इन सब की सलाह उस समय ली गई थी। लेकिन इलाज के बाद वो गोलियां वगैरह दे देते थे। गोलियां खिलाने में भी हमारे आई बाबा ने कभी कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन सामान्य की तरफ उसे आना नहीं था, वो नहीं आया। और इन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लेट एज ऑफ पेरेंट्स के बर्थ है। मैंने अपनी किताब में बहुत विस्तार से इसका जिक्र भी किया है, क्योंकि जीव विज्ञान का नेचर, शिक्षक होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते मैं ये बात हमेशा बताता हूँ कि लेटर एज ऑफ मैरिज, 30 के बाद जो गैमेटिक पैरोटिजनी होती है, उसकी वजह से इन बच्चों के जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये मेरे पेरेंट्स के लेट एज मैरिज का नतीजा हो सकता है। और दूसरा मैंने उसका कारण लिखा है कि ये जन्म के समय बहुत स्वस्थ था, इसलिए सामान्य प्रसव में भी इसे फॉर्सेप लगा करके खींचना पड़ा था। तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें कोई डैमेज हुआ है, और उसकी वजह से शशांक इस रूप में आज हमारे साथ है। तो 2 सलाहें मैं हमेशा देता हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखिए, उसका जो इलाज है वो भी प्रॉपरली होना चाहिए। लेकिन इन बच्चों को हम इलाज से ज़्यादा व्यवहार से सुधार सकते हैं, ये बात भी मैं उतने ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने शशांक के केस में अपने मम्मी पापा को, अपने सास ससुर को, अपने परिवार के सदस्यों को, सबको यही करने की सलाह भी दी और खुद भी यही किया। मेरे घर में शशांक के छोटे होने से आज तक एक नियम है कि जब भी कोई चीज़ आएगी उसके 3 समान भाग होंगे, और वो तीनों समान भाग तीनों बच्चों में बांटे जाएंगे। तो ये आदत मेरे तीनों बच्चों में है, और आज भी जब कभी ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। तो जो पेरेंट्स की चिंता होती है कि मेरे बाद इसका क्या, तो भगवान की दया से ये मेरी चिंता नहीं है कि मेरे बाद इसका क्या। इसका ध्यान रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, और हो सकता है मुझसे अच्छे तरीके से वो इसका ध्यान रखेंगे। ये बात समय खुद सिद्ध करेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, और जहाँ आपने बताया कि तीनों में समान डिवाइड किया जाता है जो भी आता है, तो यहाँ मैं पूछना चाहूंगी आपके बेटे से भी। आपने किताब में भी जैसे मेंशन किया है कि जब जी आपकी पोस्टिंग कहीं और हुई, तो शशांक जी का फोकस आपसे हटाकर उनकी भाभी पर शिफ्ट करने में आपके बेटे ने बहुत अच्छा रोल निभाया। तो उसके जी। बारे में आप हमें कुछ बताएंगे कौस्तुभ? आपको, आप म्यूट पे हैं कौस्तुभ। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। कौस्तुम आवाज नहीं आ रही बेटा। आप ये ईयर प्लग्स हटा दें, मे बी तब आपकी आवाज आएगी। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अभी मेरा मास्टर्स जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी में कंप्लीट किया है इसी वर्ष। और जब पापा की पोस्टिंग होने वाली थी आगर मालवा, तब पापा का इसी सिलसिले में मुझे कॉल आया कि ऐसा कुछ दिक्कतें आएंगी जहाँ पे हमें क्योंकि चाचा का रोल पापा की तरफ ज्यादा है, मतलब पापा इज द अथॉरिटेटिव बॉडी उनके लिए। तो उसे कहीं ना कहीं मम्मी पे शिफ्ट करना है। और इसलिए क्योंकि मेरे पूरे जो भी मैंने पढ़ा है आज तक, उसे कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में लाने का टाइम था। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पापा को सलाह भी दी थी कि चाचा का इलाज एक बार यहाँ पे काउंसलिंग करवा के देखिए। बड़ौदा का मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है कारेली बाग नाम के क्षेत्र में। वहाँ पे उनका एक बार वहाँ के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलके देखिए वो क्या बोलते हैं, उसके बाद हम जो भी आगे की प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे जब हमारी बातचीत हुई तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, एंड कंडीशनिंग के थ्रू इन्हें धीरे धीरे इनका जो अथॉरिटेटिव फिगर है क्लिनिकल साइकोलॉजी की भाषा में, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा पापा से मम्मी पे। सो इसके लिए कुछ ज्यादा मशक्कत वाली चीजें नहीं होती। इसमें धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, जो भी काम की चीजें बतानी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं तरीके के, वो पापा के थ्रू ना देते हुए मम्मी के थ्रू देने शुरू किए।
सो दैट उनको आदत वैसी पड़े कि मम्मी नहीं देने वाली है, पापा से जो फोकस है वो शिफ्ट होके मम्मी की तरफ ज्यादा पड़े कि मम्मी ही ऑर्डर दे रही है आजकल। एंड देन इसी तरह के जो उनका दिमाग है उस चीज से कंडीशन होना चालू हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और ऐसे जो भी लोग रहते हैं जो जिन्हें ऑटिज्म रिलेटेड या न्यूरो डाइवर्जेंट जो बच्चे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक रूटीन पैटर्न पाया जाता है, रूटीन या स्ट्रिक्टली रिजिडनेस ऑफ रूटीन पाया जाता है, जिसमें वो अपनी कार्य जो है वो टाइम टू टाइम समय से एक ही तरीके की पद्धति में करते रहते हैं। सो इस पद्धति के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वो उन्हें डेवलप करनी पड़ती हैं, और जो उन्होंने सीखी हैं बचपन से या उन्होंने देखी हैं, जो ऑब्जर्व की हैं, उनको बेसिकली वो ध्यान में रखते हैं हमेशा, और वैसे ही फॉलो करना चाहिए, उनके दिमाग में वही चीज रहती है हमेशा। तो इस चीज को हमने ट्रांसफर करने के सबसे ज्यादा मददगार रही कंडीशनिंग के प्रोसेस में। इन दोनों जो रिजिडनेस बताई मैंने रूटीन के हिसाब से, उसका रूटीन कहीं ना कहीं बताया गया 2-3 महीने की काउंसलिंग एंड कंडीशनिंग के थ्रू। उनका जो अथॉरिटेटिव फिगर है वो हमने चेंज किया है, शिफ्ट किया है फ्रॉम पापा टू मम्मी। तो इस वजह से थोड़ी आसानी हो पापा के ट्रांजिशन एंड पोस्टिंग के पूरी जर्नी में। जी जी, इसमें वहीं पे मैं हम एक चीज जोड़ दूं जी सर। कि ये पूरी लगभग 8 महीने की प्रक्रिया थी जिसमें ये सारा ट्रेनिंग चलता रहा, और आज भी अब मेन ऑर्डर है कि स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो रही हो तो फिर मुझे वीडियो कॉल से नियंत्रण में लाने के लिए कहा जाता है, और अब इतना अच्छा है कि ये वीडियो कॉल से भी नियंत्रित हो जाता है। मतलब कंडीशनिंग की बात है, मतलब जी। बात हम वहाँ वही जैसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे थे कि हम कंडीशनिंग से एक पैटर्न फिक्स कर सकते हैं जिससे इनकी रूटीन नॉर्मलाइज रहे जितना हो सके, जितना कंफर्टेबल लाइफ ये जी सके और परिवार के साथ कितनी बेटर सेटिंग हो सके, तो सब कंडीशनिंग और पैटर्न बनाने की बात है। जी जी कौशिका जी, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे अब। शशांक जी से छोटे होते हुए भी कैसे आपने अपने चाचा को माँ सरीखा ध्यान रख पाती हैं, जैसे कि डॉक्टर तुषार ने हमसे शेयर किया था कि अभी मेन केयर गिवर आप हैं, उनकी सबसे ज्यादा समय आप उनके साथ बिताती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि कैसे हम न्यूरो डाइवर्जेंट परिवारजनों और समाज के सदस्यों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। जी, तो मैंने एक्चुअली बचपन से ही मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और इनफैक्ट नाना नानी को भी शिशुकथा की केयर करते हुए देखा है, उनसे सीखा है। भैया भी केयर करता था, उसको भी देखती थी। एंड बस उसी के इसमें हमारा माइंडसेट बन गया कि शशु काका को केयर करनी है। एंड जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने वो अडेप्ट किया, और बस उसी तरह मम्मी पापा और सबके गाइडेंस में हो गया था। कुछ दिक्कत नहीं आई। नहीं। अगेन फिर कंडीशनिंग की बात है ना, कि कंडीशनिंग हो गई जो आपने बचपन से देखा कि ये ऐसे है। जी जैसा तो मम्मी ने भी मेंशन किया है पहले कि वो घर के बड़े बेटे हैं। तो जब बिल्कुल मैं हुआ, मतलब मैं भी आया एंड कोशिका आई, सो हमारे शुरुआत से हमें वो चीज सिखाई गई थी। एंड कहीं ना कहीं मेरे क्लिनिकल साइकोलॉजी लेने में भी ये एक बड़ा फैक्टर रहा है शुरुआत से। जो एक रीजन है कि मेरे घर में वो सेंसिटिविटी, वो केयर जो बचपन से रही है, कहीं ना कहीं वो माहौल ने भी उस फील्ड में इंटरेस्ट जगाने में काफी हेल्प किया है। तो दैट मे बी दैट आल्सो वाज द प्लेड अ रीजन। रोल। राइट या राइट। डॉक्टर तुषार, जो परिवार न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे या सदस्य का जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं, उनसे आप क्या साझा करना चाहेंगे कि आपके ऐसे कौन कौन से कदम रहे जो आपके लिए कारगर सिद्ध हुए? जी सबसे एक लाइन में यदि मैं सलाह देना चाहूँ तो ये कि चिंता नहीं, कर्म पर ध्यान दे दीजिए। जैसे मैंने कहा कि इन बच्चों के लिए किसी के लिए भी एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर न हो सकता है न बन पाएगा,
क्योंकि हर बच्चे की आवश्यकताएं अलग अलग है, हर बच्चे का व्यवहार अलग अलग है, हर बच्चे के व्यवहार की तीव्रता अलग अलग है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए कि हमें क्रोध से, मार से, डांट से ये स्थिति यदि हम संभालना चाहेंगे तो कतई नहीं संभलने वाली, हो सकता है वो बिगड़ भी जाए। इन बच्चों को स्नेह, काउंसलिंग, कंडीशन और अच्छे व्यवहार से ही ठीक रखा जा सकता है। और ये बात मेरे बचपन से मेरी समझ में आ गई थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो जो इनकी केयर करने वाले लोग थे उनको भी मैं अपने व्यवहार में ये सारी लाना सिखाता चला गया कि आपको इस पर क्रोध नहीं करना है, इस पर चिल्लाना नहीं है, आपको जो भी करना है आप शांति से, स्नेह से और संयम से अपनी बात उस तक पहुंचा करके करिए। दो चीजें जो है जो खास तौर पर मुझे यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। नंबर एक, इन बच्चों की आयु और दिमाग, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये जो दिखाई देते हैं वो ये है नहीं, ये वो है जो हो सकता है 3 साल का बच्चा हो, एक 4 साल का बच्चा हो, एक 5 साल का बच्चा हो। तो जो आपका व्यवहार है वो वैसे ही होना चाहिए जो एक 5 साल के बच्चे के साथ आपका होता है। आज भी हम उससे वो व्यवहार करते हैं जो हम एक 10 साल के बच्चे के साथ एक्सपेक्ट करते हैं। वो व्यवहार नहीं करते जो आज ये 44 साल का बैठा है आपके पास फिजिकल एज के हिसाब से। ऐसा व्यवहार आज तक हम उससे नहीं करते हैं। जहाँ तक बात है इसकी कंडीशनिंग की, तो हर ऑटिज्म के बच्चे में एक खास ओसीडी या कह लीजिए एक खास जुनून होता है। जैसे इसमें बचपन में चित्रकला का जुनून था, अब वो एक डब्बे काटने वाले जुनून का हुआ। हालांकि उससे कोई आर्थिक फायदा नहीं है किसी का, लेकिन वो उसका टाइम पास है। उसे यदि आप गत्ते के टुकड़े जो घर में आते हैं किराना सामान वगैरह के साथ ये दे दीजिए, तो वो उसके अलग अलग शेप काटता हुआ आत्ममुग्धता से वो काम घंटों कर सकता है, बिना थके, बिना रुके। इवन उसके बाद उस काम को रोकने के लिए जब उसे कहो तो उसे गुस्सा आता है कि मुझे काम क्यों रोकना पड़ रहा है। तो ये जुनून हमने उसके कमजोरियों के नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल किया है, और उसे ठीक से चलायमान रखने के लिए अभी हम उसी जुनून का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब इसकी कंडीशनिंग चल रही थी वडोदरा में, तो उन्होंने एक बात क्लियर कही थी कि उसके जुनून को हथियार या दवाई के रूप में इस्तेमाल करिए। तो हमने उसी जुनून को इसके साथ इस्तेमाल किया कि यदि तू भाभी का ये कहा मानेगा तो तेरे को डब्बे काटने मिलेंगे। और हम देखते थे कि वो नॉर्मलाइज होकर के अगले 2-3 घंटे में जो भाभी के सारे काम है वो निपटा देता था, ताकि वो आगे डब्बे काटने बैठ सके। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे उसको इस ट्रेंड में लाया कि आज वो बहुत अच्छे से जानता है कि यदि मुझे कोई काम कहा गया है, मुझे कोई काम करने के लिए कहा गया है, आज भी जैसे यदि शांति से बैठेगा तो उसे डब्बे काटने दिए जाएंगे, ये शर्त है इस सेमिनार के बारे में भी। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार उसके लिए करते हैं और वो बिल्कुल सामान्य बना रहे। हालांकि ईश्वर की कृपा है कि ये वायलेंट वगैरह नहीं होता था, लेकिन इंदौर आने के बाद आईक्यू में थोड़ा सा उछाल आया है। लोग कहते हैं कि आईक्यू नहीं बढ़ता है, लेकिन आईक्यू में इसका काफ़ी हद तक बढ़ाने में सफल रहा हूँ, ऐसा इंदौर सोसाइटी वालों का ही कहना है। तो आईक्यू बढ़ने के साथ दूसरी भी चीज़ें आएंगी, जिद आएगी, गुस्सा आएगा, हो सकता है झगड़े वाला एटीट्यूड भी आए। तो उस चीज़ को भी हमें संभाल के चलना है। तो उस चीज़ को संभालने के लिए अभी हम उसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तय ऑपरेटिव प्रोसीजर हर बच्चे के साथ समय से बनता है, और उसी प्रोसीजर के साथ यदि आप इन्हें संभालेंगे तो ये आपके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे। ये मेरी गारंटी है आपको जीवन भर के लिए। जी, अभी तक जैसे हम शशांक जी के ध्यान रखने के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आप स्मिता जी और दोनों बच्चों से भी जानना चाहूंगी कि शशांक का ध्यान रखते रखते आप सब लोग अपने मानसिक कल्याण का कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब तक हम मेंटली फिजिकली जो केयर गिवर्स हैं वो फिट ना हो, एट पीस ना हो, तो हम जिसको जरूरत है ज्यादा ध्यान की उसका ध्यान कैसे रख पाएंगे। तो आप चारों अपने मेंटल वेलबींग के लिए क्या करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि मुझे शशांक का ऐसा विशेष कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है, वो अपने काम स्वयं कर लेता है। और
सिर्फ खाने पीने का जैसे मुझे सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम देना। मेरा जो डेली रूटीन है मैं एज इट इज रखती हूँ, उसमें मैंने चेंज नहीं किया है। मेरे को जो काम करने हैं वो मैंने चालू कर दिया है। अपने यो बाहर जाना ये करना भी जब तक मेरे मम्मी पापा थे, सास ससुर थे, तो उस चीज की दिक्कत नहीं आई। पर अब मैं मम्मी पापा नहीं होने के कारण अब उसको थोड़ा घर में मैंने अकेला रहना भी सिखा दिया, क्योंकि जैसे इनके आगरा में पोस्टिंग है, तो उसके कारण घर के काम बाहर के काम सब साथ करने ही पड़ते, और कहीं ना कहीं हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हम इसको लेके जा सके। तो अब धीरे धीरे मैंने उसको ये आदत भी डलवा दी है कि एक आध घंटा अगर मैं बाहर हूँ तो बाहर से ताला लगा देती हूँ अपने अंदर। जैसे इनने बताया कि इसको डब्बे काटने का शौक है, डब्बे काटने के लिए इसको दे दिया, मैं चली जाती हूँ 1 घंटा बाहर, ताला लगा के चली भी जाऊंगी और कोई आया भी तो वो सीधे बता देता है कि भाभी घर पे नहीं है, आप बाद में आना। तो इस टाइप से रूटीन हमने हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि हमने उसको उस हिसाब से ट्रेन कर दिया है कि वो अपने काम हमारे रूटीन में उससे से कोई परेशानी ना है। कौशिका और कौस्तुभ, आप कुछ बताएंगे? आप लोग अपनी चाचा के ध्यान रखने के साथ साथ आप कैसे इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा भी हम अपनी पेशेंस न खोएं, हमारा इमोशनल और मेंटल वेलबींग मेंटेन रहे? जैसे मैं तो मेरे कॉलेज की पढ़ाई के वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। जी। मैं घर पे नहीं रह पाता हूँ, और 6 महीने हो जाते हैं जब मैं एक बार घर पे आने के बाद दूसरी बार घर पे आऊँ, तो उसका अंतराल कुछ 6 महीने के आसपास का हो जाता है। तो इस दौरान जनरली वीडियो कॉल ही सहायक होता है, जहाँ पे हालचाल पूछ पूछ लिया जाता है रात को। हर हर दिन वीडियो कॉल तो होता ही है घर पे, तो उसमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है घर पे। चाचा की तबीयत कैसी है, वो फिट है, मतलब हेल्दी है, या उनकी हेल्थ में कोई उतार चढ़ाव तो नहीं आया है। ज्यादातर जो ध्यान रखने का एस्पेक्ट है घर के अंदर, वो कोशिका हैंडल करती है मम्मी की अनुपस्थिति में। तो इस चीज का उत्तर कोशिका दे पाएगी। जहाँ पे उसे दिक्कत आती है वहां पे हम लोग कोशिका के लिए होते हैं। तो एक फैमिली सपोर्ट जो है वो बना रहता है एक दूसरे के लिए। दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द वेलबींग। मेरा भी जब भी ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा पेशेंस खत्म हो रहा है संभालने के लिए, तो मैं मम्मी पापा को ही बताती हूँ। ज्यादातर पापा को ही बताती हूँ कि वीडियो कॉल करके कि पापा अब मेरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मेरे को है ना नहीं संभाल पा रही हूँ मैं शशु काका को। तो फिर वो वीडियो कॉल पे शशु काका से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, और उसके बाद मेरे को यही बोला जाता है कि उसको भी शशु काका को डब्बे काटने के लिए दे दें, वो शांति से बैठा है। बस वही होता है। जैसे कि मेन हथियार हमने बोला उसका डब्बे काटने का है, उससे कुछ भी करवाना है तो डब्बे काटने को बोल दो तो सब हो जाएगा। बिल्कुल, वही आपने कहा, उनके अगेंस्ट और उनके फेवर में, फॉर ओवरऑल फॉर उनकी वेलबींग के लिए आप इस चीज को यूज करते हैं, उनके पैशन को। जैसा कि तो क्या अब कंडीशनिंग में होता है, जी कंडीशनिंग में होता है जो हथियार बोल रहे हैं, या इसको क्लिनिकली हम लोग रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, जो दोनों तरीके से काम किया जा सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो उनका ये पैशन है फॉर द आर्टिस्टिक, जो काम वो करते हैं अपने हिसाब से, कार्डबोर्ड कटिंग और ये सब, वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट है उनके लिए, और हम उसी को हथियार और दवाई दोनों के हिसाब से यूज करते हैं। तो क्या अब हम थोड़ा सा बर्थडे बॉय से बात कर सकते हैं, शशांक जी 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 से? जी। शशांक आओ, शशांक क्या पूछ रहे जवाब दो। अरे बैठो बैठो, बैठो, बैठ के बोलो। बोलो। शशांक जी, आप नमस्ते। बताएंगे आपको नमस्ते। स्कूल। नमस्कार शशांक जी। आप हमें अपने बारे में बताएंगे कि आप स्कूल में क्या करते हैं, घर पे आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपको घर में डब्बा काटना अच्छा लगता है? डब्बे काटना अच्छा स्कूल लगता में है क्या आपको? करते हो बताओ। उसमें लिवर बनाते हो? लिफाफे इसकी बनाते आवाज हैं। सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। क्या करते हो स्कूल में बताओ। लिवर बनाते हो, और खाना खाते हो, और टीवी देखते हो। टीवी देखते हैं। बहुत बढ़िया।
और जैसे कि हमने सुना है कि आप मंत्र भी उच्चारण कर लेते हैं, तो क्या आज आप मंत्र अपने तो बर्थडे के उपलक्ष्य में हम धीरे सब धीरे सब धीरे धीरे। श्रोताओं को, दर्शकों को कोई मंत्र हाँ सुनाएंगे? जी जी, सुना है, सुनो। ओम भद्र कले विष्णु देव धीरे धीरे जोर से जोर से जोर से, आवाज जोर से। सिद्धेंगे सुहना शिवदेव ओम सुसले इंद्र शिव सुसले मुख शिव सुसले कृष्ण ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपति तो प्रत्यक्ष दतोसी तमे जलम घट सित धरत सित हतासी तो सर्व खंड प्रवासित शिव सतमति ओ मैन, तो मा वक्ता सुदाता उदाता उदाता उदम शिव ओम शतो भक्त साता तो दाता तो बस बस बस। एक्चुअली उसकी स्पीड इतनी है कि जब तक हम जी, समझ पाएंगे वो पूरा अथर्वशीर्ष पूरा कर देगा। अरे वाह! बहुत बढ़िया। अ, तो आइए, आज हमने गर्गे परिवार से बात की और आइए हम सब ईश्वर की इस इच्छा को पूरा करने हेतु कदम उठाते हैं कि अब इसी किताब में एक कुछ पंक्तियां हैं जो कि गोपाल महेश्वरी जी ने लिखी हैं। मैं उनसे अपनी ये मीटिंग कंप्लीट करना चाहूंगी। तुम मेरी विलक्षणता को समझोगे, मौलिकता को चाहोगे, मेरे आनंदोत्सव के साथी बनोगे। यही विश्वास है ईश्वर का तुम पर, यही चाहता है वह तुमसे। तो आइए हम सब ईश्वर की इस इच्छा को पूरा करने हेतु कदम उठाएं और इसके लिए हमें बस इतना करना है कि धरती पर प्रभु ने जिसको जैसा भेजा है उसे वैसा ही स्वीकारें। दिल और बाहें खुली रखकर सबका स्वागत करें। अपनी दुनिया से थोड़ा बाहर निकल कर ध्यान दें कि एक दुनिया ऐसी भी है जो हमारी स्वीकृति की आस लगाए बैठी है। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में सब मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। शाम 7 बजे आप जरूर हमारे चैनल से फिर जुड़िए जब हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे। डॉक्टर तुषार के परिवार को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, जो मेरे पापा का एक प्रेरणादायी कथन रहा है, इन सब बच्चों के परिवार के ये कथन है कि भगवान ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी सबको नहीं सौंपा करता। यदि आपको उस जिम्मेदारी के काबिल भगवान ने माना है तो हमें भगवान के प्रति हमारी आस्था कई गुना बढ़ जानी चाहिए और हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि ऐसे तारे जमीन पर हमारे परिवार में हंसते खेलते और प्रफुल्लित रहें। यही ईश्वर से कामना है कि सारे बच्चों को वो जो चाहते हैं वो सब कुछ मिले, उनके पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें मिले जो वो चाहते हैं। ऐसे बच्चों की परवरिश करते हुए तब सब सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो हमारा कल्पना है उसको सार्थक करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे और मेरी परिवार को बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्द ही इसी श्रृंखला में हम ऐसे ही एक और प्रेरणादायक परिवार से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। धन्यवाद।